नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एकलव्य जीनियस अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे नवोदय, सैनिक, श्रमोदय या अन्य सभी परीक्षाओं में इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसको अपन आज इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहना ताकि आपको संख्याओं का संपूर्ण ज्ञान आज होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। ठीक है, मैं आपको विस्तार से एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। पूरे वीडियो में बने रहना एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है? संख्या पद्धति है ना, तो संख्या पद्धति यानी कि संख्याओं को दर्शाने का या संख्याओं को गिनने का एक तरीका। ठीक है, उसको अपन संख्या पद्धति बोलते हैं। आज की इस वीडियो में अपन संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं सभी प्रकार को एक एक करके अपन पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम आपको एक एक संख्या के ऊपर टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो आएगा हमारा, ताकि आप उनको और अच्छे से विस्तार के साथ समझ सको। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले संख्याओं में सबसे पहले आता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक है। तो जो संख्याएं होती क्या है, कैसे बनती है, उनका उपयोग क्या है, वो समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणित में अंक का। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदी या इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं या अक्षर होते हैं, उसी प्रकार गणित में क्या होते हैं? अंक। तो कितने अंक होते हैं गणित में? टोटल 10 अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक। और इन अंकों को अपन जब साथ में मिलाएंगे, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाएंगे तो क्या अपने को क्या प्राप्त होगी? संख्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। और एक ये भी देखते हैं कि दैनिक जीवन में संख्या का उपयोग क्या है। जैसे वस्तुओं को गिनने में संख्याओं का उपयोग किया जाता है ना, या कभी भी अपन हिसाब किताब करते हैं तो उनमें भी संख्याओं का प्रयोग होता है। हर जगह संख्या का प्रयोग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला प्रकार है इसका परिमेय संख्या और दूसरा प्रकार है इसका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले अपन परिमेय संख्या के हर कितने प्रकार होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, उसको विस्तार से समझेंगे। उसके बाद लास्ट में अपन अपरिमेय संख्या का देखेंगे। अपरिमेय संख्या जो है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 8th क्लास तक नहीं आते हैं। ये आप जब 9th या 10th में पढ़ोगे तो इससे जुड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आज अपन इसको देखेंगे और आगे देखो। जैसे सबसे पहले आए यहाँ पे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है? तो परिमेय संख्या के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार है भिन्न और दूसरा प्रकार है पूर्णांक। सबसे पहले मैं आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बताता हूं। परिमेय संख्या होता क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई सी भी ऐसी संख्या जिनको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या क्या होती है? परिमेय। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे जैसे भिन्न तो बट्टे वाली है, लेकिन पूर्णांक कैसे बट्टे वाली हुई? तो हम देखेंगे फिर कि जब पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है? एक तो धनात्मक संख्या है और एक आती है ऋणात्मक संख्या है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई सी भी संख्या हो, उसके बट्टे में अगर कुछ नहीं है, कोई सी भी संख्या कोई सा भी अंक नहीं है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 के बट्टे में कोई सा अंक नहीं है, तो इसके बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके बट्टे में कुछ नहीं, वहां पे क्या रहता है? 1, क्योंकि 1 से हर संख्या विभाज्य है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक में प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं सब आ जाएगी 0 के साथ। 0 भी एक परिमेय संख्या रहेगा। और भिन्न यानी कि बट्टे वाली जितनी भी संख्याएं, वो प्लस में हो या माइनस में हो, जितनी भी संख्याएं हैं वो सब संख्या किसके अंदर आ जाएगी? परिमेय संख्या के अंदर। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें जो इसका पहला प्रकार है। पहला प्रकार क्या है इसका? इसका पहला प्रकार है भिन्न। भिन्न
यानी कि जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं वो सब किसके अंदर आएगी, भिन्न के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण में लिख रखा है। उसके बाद अपने पास आया है पूर्णांक, ठीक है, जो परिमेय संख्या का दूसरा प्रकार है। तो पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक आपने संख्या रेखा देखी होगी, संख्या रेखा में सेंटर में क्या होता है, शून्य, और उसके बाद होता है यहाँ पर 1 2 3 इस टाइप से अनंत तक, है ना। इसी प्रकार से इधर -1 -2 -3 और इधर भी अनंत तक। तो ये होती है अपनी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस की संख्याओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें भी दो प्रकार है, एक तो है अपने पास ऋणात्मक संख्या और एक और प्रकार है अपना धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या है तो अपन ने अभी देख ही ली अभी ऊपर कि जो माइनस वाली जितनी भी संख्या है वो सब क्या रहेगी, ऋणात्मक। लेकिन ऐसा नहीं होना है कि अपन उसको बटे में लिखे, बटे वाली नहीं है ना, माइनस वाली होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं आगे बढ़े, आगे इसमें धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, धनात्मक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है पूर्ण संख्या और दूसरा प्रकार है अपना प्राकृत संख्या। पूर्ण और प्राकृत संख्याओं को ध्यान से देखेंगे अपन कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या होती क्या है। तो सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं गिनती, ठीक है, यानी कि अपन वस्तुओं को भी गिनने में जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं को प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं को बोलते क्या है, तो उन संख्याओं को अपन गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या। इसमें अपने पास बस एक अंतर है कि भाई इसके फिर अगर एक ही है तो दो क्यों लिख रखे हैं यहाँ पर, तो भी अपन समझते हैं कि जो प्राकृत होता है, प्राकृत में क्या होता है कि ये एक से शुरू होता है, कहां से, एक से, और कहां तक जाएगा, अनंत तक, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाएगी वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाएगी, मतलब जो प्राकृत संख्या ना, इसके समूह में किसको ऐड किया अपन ने, बस जीरो को, और बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। मतलब कि जो प्राकृत संख्या वो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है और जो पूर्ण संख्या वो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि कुछ और संख्या होती है जो इन्हीं संख्याओं में से छांट के अपन निकाल सकते हैं। कौन कौन सी होती है, तो प्राकृत संख्या का पहला, इसको भी अपन 4 या 5 भागों में ना, मैंने यहाँ पे 4 ही लिखे, मैं और लास्ट में बता दूंगा। पहला है सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा अभाज्य संख्या और चौथा भाज्य संख्या। एक और पहली बात वो इसलिए नहीं लिखा हमने कि उसको सैनिक या नवोदय में इतना पूछा नहीं जाता है ना, सहअभाज्य संख्या, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको आगे आने वाली कक्षाओं में इसका फायदा मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सम संख्या। सम संख्या होती क्या है, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं, है ना, कि सम संख्या होती क्या है। तो जैसे मैंने यहां लिखा सम संख्या, की पहचान। सम संख्या की पहचान क्या है ना, तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या, कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो उनका इकाई अंक होना चाहिए 0 2 4 6 या 8, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8। अगर कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ली, इसमें सारे अंक विषम है, लेकिन इसका इकाई अंक अगर इन पांचों में से कुछ भी आया, जैसे 0 आ गया तो ये सम है, अगर 2 आया तो सम है, 4 आया तो सम है ना, और 6 आया तो भी ये संख्या सम रहेगी, या 8 आया तो भी ये सम रहेगी। इकाई अंक जानते हो, इकाई अंक जो हम सबसे पीछे का अंक वो इकाई होता है ना। इसके बाद दूसरे नंबर की संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या। अब विषम संख्या के बारे में देखते हैं हम कि विषम संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन विषम संख्या की पहचान, है ना।
तो विषम संख्या की पहचान क्या है, तो उसको देखना। इसका इकाई अंक जो होता है ना, इसका इकाई अंक होता है 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। और सरल शब्दों में बोलना हो तो ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सम संख्या। क्योंकि जिसका इकाई अंक, देखो सम में अपन ने अभी क्या लिखा था, यहाँ पे सम संख्या के अंदर हमने लिखा था, सम संख्या में लिखा था कि 2, 4, 6, 8 या 0, ये जिसका इकाई अंक होता है वो क्या होती है, सम संख्या। तो ये इनमें से जो भी अंक किसी भी संख्या अगर पीछे आ रहा है तो वो क्या रहती है, सम, या वो 2 से विभाजित भी होती है। तो अपन इसको ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उनको हम सम संख्या बोल सकते हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको क्या बोल सकते हैं, विषम संख्या। और एक बात खास करके ध्यान रखना है आपको कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये सम में बोल दिया कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या बोलते हैं, सम, लेकिन और उसी के साथ वो क्या बोलते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या को विषम। ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये अपने को विशेष करके ध्यान रखना है। ये सम और विषम हुआ, उसके बाद आया अपने पास अभाज्य संख्या। ठीक है, अगला अपना नंबर कौन सी संख्या का है, अभाज्य संख्या का। इसके बाद का अपना अगली संख्या है अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या में क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो खुद से या एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन और अच्छे शब्दों में इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं अपन, तो उसके लिए ये बोल सकते हैं अपन कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने, 2 गुणनखंड। अब आप बोलोगे गुणनखंड होता क्या है ना, कि गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड इसको बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 के गुणनखंड, यानी कि ये किस किस के पहाड़े में आता है उसको अपन गुणनखंड बोलते हैं। तो 4 के गुणनखंड क्या क्या हुए, 1 के पहाड़े में तो सब आते हैं, क्योंकि 1 का पहाड़ा क्या है, गिनती है ना। तो 1 के पहाड़े में तो किसी का भी गुणनखंड लिखना होता है, 1 तो सबके अंदर है। उसके बाद 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 के। और जैसे किसी संख्या का अपन गुणनखंड निकाले, अगर उसका आधा आ गया तो डायरेक्ट वो संख्या लिख दो, उसके बाद जो बची हुई। तो इसके टोटल गुणनखंड कितने हुए, 3। और अभाज्य संख्या के अंदर अपने को यही ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, ना 2 से कम गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे अपन, अभाज्य संख्या। तो यहां देखेंगे कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, और उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं यहाँ पे कि कैसे कैसे और कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1, क्या 1 अभाज्य संख्या है क्या, तो अपन चेक करते हैं इसको, क्या इसके 2 गुणनखंड है क्या, ना 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, ना 2 से कम। तो 1 का गुणनखंड कौन है, 1 तो बस 1 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब है कि 1 का गुणनखंड कौन हुआ, मात्र 1, है ना। तो अपने ने यहाँ क्या लिखा है, अपन ने कि यहाँ पे केवल 2 गुणनखंड, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो 1 का गुणनखंड 1 ही है, मतलब ये अभाज्य नहीं है। उसके बाद देखते हैं अपन 2। ठीक है, तो 2 के गुणनखंड कौन कौन है, 2 1 के पहाड़े में सभी आते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 एकम 2, क्या इनके अलावा 2 किसी और संख्या के पहाड़े में आता है क्या, नहीं। मतलब 2 के टोटल गुणनखंड कितने हुए अपने पास, 2। कितने हुए, 2। तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य। कौन सी संख्या है, अभाज्य। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं, इसे में लिखा 3। तो 3 में कौन कौन सी 3 के गुणनखंड लिखते हैं अपन। 3 का गुणनखंड 1 तो सबका होता ही है, उसके बाद 3 और कौन सी संख्या के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं। 3 के, जी हाँ 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, मतलब 3 के गुणनखंड भी कितने हुए, 2 ही हुए, तो ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखते हैं 4, क्या 4 अभाज्य संख्या है,
तो देखते हैं यहाँ पे 4 का भी अपन ने देखा था, 4 के गुणनखंड कौन कौन है, 1 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 3 के बारे में 4 आता है क्या, नहीं, फिर 4 एकम 4, तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हुए तो ये अभाज्य नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड मतलब वो केवल 2 संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए, एक तो खुद के पहाड़े में और एक और एक के पहाड़े में, एक के पहाड़े में ना, ये अपने को ध्यान रखना है। इन जितनी भी हमने यहाँ पे संख्या लिखी हैं, इन सभी संख्याओं को हम विस्तार से एक एक करके, जो हमारा अगला पार्ट आएगा, ये हमारी वीडियो का इस चैप्टर का पहला पार्ट है ना। आज से हमने नवोदय सैनिक ये श्रमोदय का जो सिलेबस स्टार्ट किया है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, तीनों एग्जाम के अंदर यही फर्स्ट चैप्टर है ना। तो इस वीडियो का हमारे फर्स्ट पार्ट है, जैसे जैसे हमारा अगला पार्ट आता जाएगा आपको हम पूरा इनको परिभाषा के साथ में और एक एक संख्या को और डिटेल में समझाएंगे। अभी हम संख्याओं के प्रकार के बारे में समझ रहे हैं बस, है ना। तो आगे देखते हैं हम अब भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य। तो अभी अपन ने देखा था अभाज्य, अब देखेंगे भाज्य, ठीक है। तो भाज्य संख्या होती क्या है, तो भाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा, इसने उसने बोला कि केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, और इसमें ऐसा होता है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए ना 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा। तो क्या एक के गुणनखंड कितने हैं, एक का गुणनखंड तो बस एक है, 2 के गुणनखंड कितने हैं, 1 और 2, क्या 3 के गुणनखंड कितने हैं, देखते हैं 1 और 3, 4 के गुणनखंड कितने हैं, 1, ये नहीं है भाज्य, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, 2 है और एक और कौन सा है, 4 है, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड है कि नहीं इसके, कितने गुणनखंड हुए इसके, 3, यानी कि ये भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है ये, भाज्य। हम भाज्य संख्या को एक संख्या और इसका एक और नाम है, इसको अपन बोल सकते हैं यौगिक संख्या, है ना, क्या बोल सकते हैं, यौगिक संख्या, ये अपने को ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आएगा अच्छे से भाज्य संख्या का कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक नहीं, बस 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिख रखे हैं 4 6 8 9, इसमें सम और विषम का ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस सम संख्या होनी चाहिए या विषम होनी चाहिए, है ना, सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बस वो उसकी गुणनखंड 2 से ज्यादा होने चाहिए, है ना। और अभाज्य में हम लोग ये याद रखना है कि सम संख्या तो हो ही नहीं सकती 2 को छोड़ के, है ना, 2 मात्र एक अभाज्य संख्या है, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सब कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, है ना, ये भी ध्यान रखना अपने को। ये इसके में ये लिखा है और अच्छे से अपन इसको अगले वीडियो में अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तो इसके उदाहरण अपने लिख रहे हैं, जैसे 4 लिखा था मैंने, 4 के गुणनखंड कौन से थे, 1 था 2 था और 4, जैसे 6 का देखो, 5 का भी नहीं है, देखो यहाँ पे 5 का 1 के बारे में 5 के बारे में, ये भी इसमें भी 2, ये फिर 6 का देखते हैं, 1 के बारे में आ रहा है, 2 के बारे में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, 4 में आता है क्या, नहीं, 5 नहीं, 6 जी, तो इसमें 4 गुणनखंड हो गए, यानी 2 से ज्यादा है, तो ये भी भाज्य संख्या है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अगले आगे देखते हैं अपन, एक और मैंने आपको बताया था, हम एक और संख्या के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर कि वो है सह अभाज्य, ठीक है। ये इन्हीं का एक पार्ट मान सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये आपके अभी इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें हम अभी देख सकते हैं बस कि सहअभाज्य बोलते किसको है। तो कोई सी भी 2 पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण ले लो या कोई सी भी 2 प्राकृत संख्या ले लो, कोई सी भी 2 प्राकृत संख्याओं का जो युग्म जिसमें जिनका कोई गुणज ना हो, है ना, कॉमन गुणज ना हो, उभयनिष्ठ गुणज नहीं होना चाहिए उनका। उभयनिष्ठ गुणज किसको बोलते हैं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सो है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको बोलते हैं, यहां समझाता हूं मैं आपको, सह अभाज्य संख्या, ये भी आप इन्हीं का एक पार्ट मान सकते हो प्राकृत संख्या का। तो इसमें ऐसा होता है
कि कोई सी भी ऐसी दो संख्याएं यानी ऐसी दो संख्याओं को जोड़ा जिनका कोई कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है ना, कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो गुणनखंड के बारे में मैंने भी बताया था आपको, गुणनखंड किसको बोलते हैं कि दोनों संख्या किसी के भी पहाड़े में एक साथ नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 4 और एक और लिखा 5, क्या इनका कोई कॉमन गुणनखंड है क्या? नहीं। ये 2 के पहाड़े में आता है लेकिन ये 2 के पहाड़े में नहीं आता है, ये तो आता है, तो इनका कॉमन गुणनखंड नहीं हुआ। ऐसे में लिख सकता हूं 3 और एक और लिखा मैंने 8 लिखा हूं ना। इसमें ऐसा भी नहीं है कि सब अभाज्य पद संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे 8 भाज्य हैं और 3 अभाज्य हैं, लेकिन दोनों सहभाज्य हैं, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा मैंने 3, ये 3 के बारे में आता है, लेकिन ये 3 के बारे में आता है क्या? नहीं। ये 2 के बारे में आता है, ये 2 के बारे में नहीं आता है ना। तो अपने को समझ में आ रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन गुणनखंड ना हो उनको अपन क्या बोल सकते हैं? उनको हम बोल सकते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ और उदाहरण देके बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 10 और यहाँ पे लिखा 15, क्या इनका कोई कॉमन गुणनखंड है? जी हाँ, देखो जैसे कि इसका गुणनखंड है 1 2 5 और इसके गुणनखंड क्या है? 1 3 और 5, ठीक है। एक तो देखो एक सबका कॉमन गुणनखंड होता है, इसका मतलब ये है कि एक को छोड़कर कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे इसमें कॉमन गुणनखंड कौन आ रहा है? एक को छोड़ करके ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है, मतलब ये सहभाज्य नहीं है ना, ये संख्या सहभाज्य नहीं है। अगला देखते हैं उदाहरण अपन 12 लिखा मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने 25, ये दोनों भाज्य हैं, भाज्य है, जी हाँ दोनों भाज्य हैं। तो ये इसके गुणनखंड कौन कौन हो गए? 1 2 3 4, ठीक है, 6 और उसके बाद क्या लिख सकते हो? 8। ऐसे इसके देखते हैं अपन 1 और 5 और फिर आ जाएगा 25। क्या कोई कॉमन है एक को छोड़ के? जी नहीं, कोई नहीं है। तो ये भी कौन सी है? सॉरी, ये भी सहभाज्य संख्या है ना। समझ में आया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब अगली संख्या बची अपने पास अपरिमेय संख्या। जो वास्तविक संख्या का ये जो परिमेय संख्या था इसको अपन ने इतने भागों में बांटा है, वो सारे भाग यहाँ पे आ गए। उसके बाद अपने पास अगला क्या है? दूसरा जो अपना भाग था वो था अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या में मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये आपकी बड़ी क्लास में आएगा, आगे जाके आपके काम में आएगा। तो इसमें देखते हैं हम 8वीं क्लास में इसका है थोड़ा बहुत, है ना। तो देखना, जैसे कि ऐसी संख्याएं जिनको हमने इसमें लिखा था, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। ऐसी संख्याएं जिनको हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर अभी आपने बोला था कि कोई सी भी संख्या हो सबके बटे में एक होता है, तो फिर बटे के रूप में कैसे नहीं लिख सकते, है ना। तो उसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या, इसका थोड़ा सा और अच्छे से उदाहरण देता हूं मैं आपको कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में होता है कि ऐसी संख्या जिसकी घात अपूर्ण हो, है ना, जिसकी घात बटे में हो, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। देखो ऐसी संख्याएं जिनकी घात अपूर्ण हो, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। समझ में आया? अपूर्ण कैसे? यानी कि बटे वाली घात होनी चाहिए। कौन सी घात होनी चाहिए? बटे वाली। लेकिन अपन फिर आप बोलोगे भाई उदाहरण में तो आपने कोई बटे वाली घात नहीं लगे, तो कैसे हुई बटे वाली घात? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे √2, क्या लिखा? √2। तो √2 को जो ये रूट होता है ना, ये इसका मान क्या होता है? ये जिसके भी ऊपर रूट लगा तो इसका मान है 1/2 घात है उसकी, मतलब, है ना। ये √2 का मान होता है। किसी का अगर क्यूब रूट लगा हो तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1/3, है ना। क्या हो जाएगा? 1/3। या किसी के जो चतुर्थ मूल बोलते हैं अपन इसको, है ना, अगर ये लगा हो तो इसमें इसको फोर्थ रूट भी बोलते हैं ना। अगर ये किसी का लगा हो तो इसमें क्या आ जाएगा? 1/4। इस टाइप से जो रूट की पावर रहेगी वहां पे वो बटे में आ जाएगी, और जहां पे पावर नहीं रहेगी वहां बटे में क्या आ जाएगा? 2। ये अपने को ध्यान देना है, ठीक है।
जैसे √2 था तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी कि इसकी घात आधी है, 1/2 है मतलब आधी है, तो ये क्या हो गई अपरिमेय संख्या, है ना। ऐसे मैंने लिखा जैसे √3, तो √3 को हम इसी में लिखता हूं क्यूब √3, है ना। इसकी घात क्या गई 1/3, तो ये भी पूरा नहीं है, अधूरा है, अधूरी घात है। ऐसे में कोई किसी की भी घात लगा दूं, बटे वाली घात है अगर किसी की, तो उसको जब अपन सोल्व करेंगे तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, और इस तरीके से आएगा कि अपन उसका आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, है ना। यानी जिसका मतलब अपन मान नहीं निकाल सकते, है ना, या पूरा एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। और इसमें अपन ने लिखा कि जैसे कि 2/0 लिखा है, तो 2/0 से मतलब ये नहीं है कि बस 2 के बटे में 0 है तो अपरिमेय। 2/0 का मेरा मतलब यहाँ पर ऐसा है, मतलब कोई सी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ गया तो वो क्या रहेगी अपरिमेय। जैसे कि मैंने लिखा 2/0, तो इसका एक 0 का एक रूल है, अगर 0 से अपन किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है अपरिभाषित होती है, कि इंफिनिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अनंत, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम अनंत बोलेंगे। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है अनंत, यानी कि अपन जब तक भी उसका मान निकाल ही नहीं सकते, है ना, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए अपन इसको अपरिमेय में गिनते हैं। यानी किसी के बटे में आ गया वो भी अपरिमेय। तो आप ऐसे नहीं सोच रहे कि किसी की घात 0 आ गई तो वो भी अपरिमेय, ये नहीं होता है। यानी किसी की घात 0 आ गई तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। फिर कभी अपन जब इसको डिस्कस करेंगे तो ये भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। आगे देखते हैं अपन और क्या अपरिमेय हो सकता है ना। तो अपरिमेय का एक और उदाहरण बताऊं मैं, जैसे कि जिसके किसी की भी संख्या के साथ में पाई आ गया तो वो भी क्या हो जाएगी अपरिमेय। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 पाई, है ना, या 2 + पाई, या 3 बटे में पाई आ गया, या कुछ भी लिख दो यहाँ पे, है ना, माइनस में पाई आ गया। किसी के साथ में अगर प्लस माइनस या गुणे में या भाग में कहीं पे भी अगर पाई आया तो उसकी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो भी अपरिमेय हो जाएगी। ये अपने को खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब मैं इन संख्याओं के बारे में आपको कुछ थोड़ी और जानकारी बताता हूं अच्छे से। जैसे परिमेय में आपने सुना भिन्न और पूर्णांक, है ना। पूर्णांक के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है, पूर्णांक किसको बोलते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इनमें से कुछ क्वेश्चन वो इनमें से भी पूछ सकता है कभी कभी। कैसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई, तो सबसे छोटी देखो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे सबसे छोटी। तो सबसे छोटी में सबसे पहले लिखते हैं अपन पूर्ण वाली, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, फिर प्राकृत संख्या, फिर अभाज्य संख्या। ये आप आपके नोट्स में उतार सकते हो अच्छे से। एक हर वीडियो के साथ में आप अपने अपने नोट्स बनाते जाओगे तो आपको मतलब बाद में मदद मिलेगी, है ना, या फिर कभी भी वीडियो उठा के देख सकते हो आप आराम से। तो अभाज्य के बाद कौन से लिखेंगे अपन, सम और विषम, विषम और भाज्य, है ना। वो एक क्वेश्चन बहुत बार करता है कि कभी पूछा उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई, तो कौन सी हुई सबसे छोटी अभाज्य 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हुई, वो भी हो जाएगी 2। विषम कौन सी होगी 1, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, उसमें क्या लिखेंगे अपन 4, ठीक है। इसको आप उतार लेना ताकि जब भी अगर कभी वो आगे जाके सब पूछेगा तो आपको सहायता रहेगी इससे, है ना, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हो और आगे देखते हैं अपन इसमें। अगला हुआ इसमें अभाज्य संख्याएं, है ना। अभाज्य संख्याओं से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं आपके और बहुत बार पूछा भी जाता है। जैसे कि कभी कभी वो पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती है ना, या 1 से 50 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती है। और क्या पूछ सकता है वो कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 4 अंकों में, 5 अंकों में, कैसे भी वो क्वेश्चन उठा के इससे बना सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर वो बनाएगा तो कहां से बनाएगा, अगर इस टाइप से उसने बनाया छोटे बड़े में कैसे भी, तो वो अभाज्य संख्या के बारे में बनाया। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है इन सब में, है ना। टफ से मतलब है कि अपने को निकालना पड़ेगा, छापना पड़ेगा, बाकी ये सब अपने को ऐसे ही दिख जाता है। इसलिए आप अभाज्य संख्याओं के बारे में
जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो हमारे साथ उसको भी विस्तार से देखना, ताकि आपको उसका संपूर्ण ज्ञान है ना, आपको उसकी पूरी जानकारी हो। तो भविष्य में भी अगर आप जब कभी आगे जाके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करोगे तो आपको इनसे बहुत फायदा मिलेगा, है ना। और हम आपको यही इतना कुछ करा देंगे कि आपको आगे जाके अगर आप हमारे साथ इनको अच्छे से कर लोगे तो आगे जाके इनको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको हम यही सब क्लियर करवा देंगे। उसके बाद ये भाज्य हुआ, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, जो हमने यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया अभी। और अगले वीडियो में हम जो हमारे अगले वीडियो आते जाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसमें पार्ट चलते रहेंगे जब तक कि हम इस चैप्टर में आपको पूरा विस्तार से ना समझा दें, है ना। इसी के बाद हम आपको जैसे कि संख्याओं के बारे में अलग से बता देंगे। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि भिन्न जोड़ आता है, तो भिन्न से जुड़े हुए सवाल आ जाएंगे। उसके बाद बहुत सवाल पूछते हैं वो प्राकृत संख्याओं के योग, वो आपको कोई बोल दिया उसने कि 1 से लेकर 200 तक की प्राकृत संख्याओं के योग कैसे निकालेंगे हम, तो वो हम आपको सिखाएंगे। ऐसी सम संख्याओं के योग पूछा जाता है, जैसे कभी पूछ लिया उसने कि प्रथम 50 सम संख्याओं के योग निकालो, प्रथम 100 सम संख्याओं के योग निकालो, विषम के निकालो, तो उन सबके लिए उन सबको भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे अगले वीडियो में, है ना। ऐसे ही अवर्ग संख्या के पूछ सकता है वो, और भाज्य का भी पूछ सकता है। तो हमने देखा भी सभी संख्याओं को विस्तार से यहाँ पे समझा है। और जब हम अगले पार्ट में आएंगे वीडियो के, तो आपको एक एक संख्या के ऊपर एक एक टॉपिक वाइज हम वीडियो बनाएंगे और अच्छे से और उनको और एक्सप्लेन करेंगे, है ना, ताकि आपको भविष्य में जब भी कभी कहीं कोई सी भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो उन वीडियो को भी आप अच्छे से पूरे विस्तार के साथ में देखना और हमारे साथ बने रहना, ठीक है। और गणित बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, ये दिमागी कसरत है ना। गणित को बोरिंग नहीं समझना है, इसको एक दोस्त की तरह, इसके साथ में अपने को एक दोस्त की तरह संबंध बनाने हैं ना, जैसे कि हम दोस्तों के साथ में खेलते हैं। और उसी प्रकार जैसे अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहोगे तो हम आपको गणित में इतना परफेक्ट कर देंगे कि आप आराम से मतलब हर चीज को ऐसे इजी वे में कर सकते हो, है ना। तो बने रहिए एकलव्य जीनियस एकेडमी के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।